Assalamu alaikum everyone, Dr. Sadat this side and today we are going to talk about necrosis and we will start our topic with introduction. हम स्टार्ट करते हैं विद द सेल इंजरी। सेल इंजरी जो होती है हमारे पास इधर वो रिवर्सिबल होती है या इधर वो इरिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल सेल इंजरी मीन्स कि सेल हमारे पास जो है वो अपनी हेल्थ स्टेट पे वापस रिटर्न कर सकता है, बट इरिवर्सिबल सेल इंजरी मीन्स के सेल जो है अपनी हेल्थ स्टेट पे वापस रिटर्न नहीं कर सकता और उसका एंड रिजल्ट डेथ भी होगा। अगर हम लोग बात करें सेल डेथ के बारे में तो सेल डेथ दो तरह से हो सकती है, इधर बाय निक्रोसिस और इधर बाय एपोप्टोसिस। तो अगर हम लोग निक्रोसिस की बात करें तो निक्रोसिस जो होती है हमारे पास फॉर्म होती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी की, जो कि लीड कर सकती है प्री मेच्योर डेथ ऑफ सेल इन लिविंग टिश्यू। तो उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये हमारे पास होती है बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी और यू कैन लीड टू प्री मेच्योर डेथ ऑफ सेल, यानी कि डेथ जो है प्री मेच्योरली डाई हो रहा है। ठीक है, सेल जो है सेल की डेथ जो है वो प्री मेच्योर है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो निक्रोसिस होती है वो होती है इन दी लिविंग टिश्यू। अनलाइक एपोप्टोसिस जो कि हमारे पास रेगुलेटेड एंड प्रोग्राम सेल डेथ है, यानी कि इसमें जो सेल डेथ होती है वो रेगुलेटेड होती है एंड प्रोग्राम होती है बाय द सेल इटसेल्फ। लेकिन अगर हम लोग बात करें निक्रोसिस की तो निक्रोसिस होती है प्री मेच्योर सेल डेथ होती है इन लिविंग टिश्यू। और नेक्रोसिस के बारे में अगर हम लोग फर्दर बात करें तो ये अनकंट्रोल प्रोसेस होता है। दैट मीन्स कि इसकी सेल का इस चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं होता। ये जो हमारे पास नेक्रोसिस के थ्रू डेथ होती है सेल की, तो सेल इसको कंट्रोल नहीं कर सकता और ये हमारे पास मोस्टली होता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एंड दीज एक्सटर्नल स्टिमुलाई कैन बी इन्फेक्शंस, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ट्रॉमा की वजह से हो सकती है नेक्रोसिस, टॉक्सिन्स और इस्कीमिया की वजह से नेक्रोसिस हो सकती है। ठीक है, और नेक्रोसिस जो है मोस्टली ट्रिगर करती है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो ये तो बात होगी हमारे पास इंट्रोडक्शन की। फर्दर हम लोग मूव करते हैं तो हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में। डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग नेक्रोसिस को, तो डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट। So definition is the unregulated and pathological process of cell death that is caused by external factors such as hypoxia, chemical injury, microbial infection, or physical trauma that result in disintegration of cell structure and release of intercellular contents in extracellular environment is called as necrosis. तो इस चीज़ में जो इस डेफिनेशन में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि एक तो हमारे पास अनरेगुलेटेड प्रोसेस है सेल डेथ का, दूसरा ये पैथोलॉजिकल प्रोसेस है सेल डेथ का। हमारे पास जो अदर प्रोसेस है सेल डेथ का दैट इज़ एपोप्टोसिस, जो कि हमारे पास मोस्टली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इट कैन बी पैथोलॉजिकल बट मोस्टली वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। बट अगर हम लोग नेक्रोसिस की बात करें तो नेक्रोसिस इज़ द पैथोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सेल डेथ और ये हमारे पास होता है बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक हाइपोक्सिया की वजह से हो सकता है, केमिकल इंजरीज की वजह से हो सकता है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन और फिजिकल ट्रॉमा की वजह से हो सकते हैं। और रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल स्ट्रक्चर होगा और रिलीज होगा इंटरसेलुलर कंटेंट्स का इन एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट्स। ये तो हमारे पास बात होगी डेफिनेशन की। अभी हम लोग बात करेंगे काजेस ऑफ नेक्रोसिस के बारे में। काजेस ऑफ नेक्रोसिस के बारे में बात करें, जो फर्स्ट काज आ जाता है वो होता है हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया। हाइपोक्सिया और इस्कीमिया की वजह से हमारे पास सेल डेथ हो सकती है क्योंकि सेल को हमारे पास ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जो कि सेल की सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा जिसमें हमारे पास न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है रिक्वायर्ड होती हैं सेल के सर्वाइवल के लिए। अगर ये चीज़ें हैं, अगर हाइपोक्सिया और इस्कीमिया हो रहा है और जो सेल के सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो उसको नहीं मिल रही, तो वो सेल डेथ काज हो जाएगी। ठीक है, और इसकी एग्जांपल जो है हाइपोक्सिया और इस्कीमिया की वजह से जो नेक्रोसिस होती है वो होती है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में और स्ट्रोक में। सेकेंड काज ऑफ नेक्रोसिस इज फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स जैसे कि बर्न्स, फ्रॉस्टबाइट एंड रेडिएशन, दे कैन आल्सो कॉज नेक्रोसिस। Third cause of necrosis is chemical agents and toxins like acids can cause necrosis, alkalis and drugs can also cause necrosis. Fourth cause of necrosis, most important cause is microbial infection, and this microbial infection can be bacterial infection, viral infection or fungal infection, and it can cause necrosis. And fifth cause of necrosis is immune reactions. Whenever the immune reactions are dysregulated in the body, they can also cause necrosis. तो हम लोगों ने अभी तक बात कर चुके हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने बात की है काजेस ऑफ नेक्रोसिस के बारे में। अब हम लोग फर्दर मूव करेंगे और हम लोग बात करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ नेक्रोसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस ऑफ नेक्रोसिस के बारे में बात करें तो सबसे पहले नेक्रोसिस में क्या होता है कि लॉस ऑफ एटीपी प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है,
ATP प्रोड्यूस नहीं हो रही बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, अगर ATP प्रोडक्शन रिड्यूस होती है दैट कैन लीड टू नेक्रोसिस। हाउ इट विल लीड टू नेक्रोसिस कि एक दफ़ा हमारे पास लॉस ऑफ ATP प्रोडक्शन होगी तो उसके बाद जो आयन पम्प्स हैं वो उनका जो फंक्शनिंग होगी वो ख़त्म हो जाएगी, ये फेलियर हो जाएगा आयन पम्प्स का। वो क्यों होगा? क्योंकि आयन पम्प्स को फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं ATP। जब ATP प्रोड्यूस नहीं हो रही, इनकी प्रोडक्शन लेस है या हमारे पास ATP मिल नहीं रहे आयन पम्प्स को, तो वो हमारे पास जो आयन पम्प्स होगा उनका फेलियर हो जाएगा। ठीक है, जब एक दफ़ा आयन पम्प्स का फेलियर हो गया दैट विल कॉज स्वेलिंग ऑफ सेल्स एंड स्वेलिंग ऑफ ऑर्गेनेलीज। तो सेल की भी एक तो स्वेलिंग हो रही है और दूसरा जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है उसकी भी स्वेलिंग हो रही है। ठीक है, एक दफ़ा जब स्वेलिंग स्टार्ट होगी तो उसको वो लीड करेगी टूवर्ड्स दी मेम्ब्रेन डैमेज, क्योंकि सेल की स्वेलिंग हो रही है तो हमारे पास उसके लिए मेम्ब्रेन जो है वो स्ट्रेच होगी, दैट विल लीड टू मेम्ब्रेन डैमेज। और एक दफ़ा जब मेम्ब्रेन डैमेज होगी या सेल की या ऑर्गेनेलिस की, तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक तो सेल्स की मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है और साथ ही साथ ऑर्गेनेलिस की भी मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है। जब ये दोनों मेम्ब्रेन्स डैमेज होंगी, ये सारी मेम्ब्रेन्स, तो ये काज करेंगी लीकेज ऑफ एंजाइम एंड सेलुलर कंटेंट्स। जब हमारे पास एंजाइम्स और सेलुलर कंटेंट्स लीक होंगे तो वो काज करेंगे एंजाइमेटिक डाइजेशन, क्योंकि एंजाइम्स रिलीज हो गए हैं तो अब उन्होंने कुछ तो फंक्शंस करना है, तो वो क्या फंक्शन करेंगे? वो काज करेंगे एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर बाय लाइसोसोमल एंजाइम्स। तो लाइसोसोम में एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन काज कर सकते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर्स के। जब लाइसोसोम की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है बिकॉज ऑफ सेलुलर स्वेलिंग और ऑर्गेनेल स्वेलिंग, तो हमारे पास एंजाइम रिलीज होकर क्या करेंगे? सेलुलर स्ट्रक्चर की डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और ये तो सिर्फ सेल के अंदर लिमिटेड नहीं रहेंगे, ये आउटसाइड द सेल भी जाएंगे, और जब एक दफ़ा ये आउटसाइड द सेल चले गए तो ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कॉज करेंगे टू रिलीज ऑफ इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स एंड दैट इंक्लूड्स एंजाइम्स आल्सो। तो बाहर जाके वो डाइजेशन काज करेंगे, इंट्रासेलुलर कंपोनेंट आल्सो विल काज द इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन, तो जिसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा इन द बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ नेक्रोसिस। तो हम लोग अब बात कर चुके हैं पैथोजेनेसिस ऑफ नेक्रोसिस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास इसकी जो है 6 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इज़ कोगुलेटिव नेक्रोसिस, सेकंड टाइप इज़ लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस, थर्ड टाइप इज़ केशियस नेक्रोसिस, फोर्थ टाइप इज़ फैट नेक्रोसिस, फिफ्थ टाइप इज़ फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस एंड सिक्स टाइप इज़ गैंग्रेनियस नेक्रोसिस। अब हमने इनके नाम पढ़ लिए कि हमारे पास कितनी टाइप्स हमें पता चल गया। अब हम इनके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी टाइप ऑफ नेक्रोसिस कैसी होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस दैट इज़ कोगुलेटिव नेक्रोसिस। ये हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस है और ये टिपिकली काज बाय इस्कीमिया और इन्फॉक्शन। इस्कीमिया इन्फॉक्शन लीड्स टू द डिक्रीज ब्लड सप्लाई, जिसको से ATP प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है, फेलियर ऑफ आयन पम्प, और वो सारा जो पैथोजेनेसिस होता है नेक्रोसिस का वो हमारे पास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके जो अफेक्टेड टिश्यू होते हैं वो मोस्टली अपीयर होते हैं फिल्म। और क्योंकि फिल्म अपीयर क्यों होते हैं? क्योंकि वो रिटेन करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर आउटलाइन फॉर सेवरल डेज। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारे पास कोगुलेटिव नेक्रोसिस में जो स्ट्रक्चर होता है वो ये टिश्यू होता है वो अपीयर फिल्म। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ नेक्रोसिस की बात करें तो सेकेंड टाइप आ जाती है लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस। ये हमारे पास कैरेक्टराइज होती है बाय कंप्लीट डाइजेशन ऑफ डेड सेल्स। जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है डेड सेल्स की तो हमारे पास एक लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए इस नेक्रोसिस को हम लोग कहते हैं लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस। इसमें टिश्यू जो होता है सॉफ्ट और लिक्विड टाइप हो जाता है, और ये टाइप ऑफ नेक्रोसिस कॉमन है इन ब्रेन इन्फॉक्स एंड एब्सेसिस, और वो एब्सेसिस जो काज होती हैं बाय दी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ये हमारे पास होगी कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगी। सेकंड टाइप वाज लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ नेक्रोसिस के बारे में दैट इज़ कैशियस नेक्रोसिस। कैशियस नेक्रोसिस बेसिकली कम्बिनेशन होता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस और लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस के बाद। ठीक है, और ये हमारे पास कैरेक्टराइज होता है, कैरेक्टरिस्टिक है ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन का कैशियस नेक्रोसिस। इसमें हमारे पास एक जेली लाइक और क्रीस लाइक सब्सटेंस बन जाता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कैशियस नेक्रोसिस। इसमें हमारे पास जो डाइजेशन होती है स्ट्रक्चर की वो पार्शियल डाइजेशन होती है, जिसकी वजह से ये क्रीस लाइक सब्सटेंस बनता है, दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज कैशियस नेक्रोसिस। और इसको हम लोग इसलिए कहते हैं ये कम्बिनेशन ऑफ लिक्विफिकेटिव और कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, क्योंकि कोगुलेटिव नेक्रोसिस में डाइजेशन नहीं हो रही और लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस में कंप्लीट डाइजेशन हो रही है। बट इन केस ऑफ कैशियस नेक्रोसिस हमारे पास पार्शियल डाइजेशन हो रही है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि हमारे पास कम्बिनेशन है कोगुलेटिव नेक्रोसिस का और लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस का।